नर्मदे हर। पूज्य राजेंद्र माथुर जी, श्री कृष्णलाल जी शर्मा और अरविंद जी कास्यो, उनकी स्मृति में होने वाले इस शब्द संगम समारोह के अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री सम्माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो वास्तव में हमारे अतिथि हैं, आदरणीय अशोक वानखेड़े जी, मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आप सबसे निवेदन करता हूं कि तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष नीलेश भारती जी, चंचल पाटीदार जी, प्रदेश के मंत्री जयदीप पटेल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री हरदेव सिंह जाट जी, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत पाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जिले के कलेक्टर, जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीओ, श्रीमती पुष्पा शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और अंत में इस कार्यक्रम के आयोजक और जिनने इतना अच्छा समन्वय बना के रखा है, ऐसे छोटू शास्त्री जी के लिए भी तालियां बजाएंगे तो बड़ा जरूरी लगता है। मित्रों, ये मंच जवाब देने का मंच नहीं, और उसके लिए एक बहुत अच्छा भाव को लग रहा था कि शायद प्रहलाद पटेल जैसे वो मुंह फटे, ऐसे मैं भी मुंह फटूं। लेकिन मेरे एक स्वर्गीय मित्र हैं, साथ में पढ़ते थे, आवाज थोड़ी कम करो, इसकी आवाज कम करो। शिव चौधरी नाम था, उन्होंने एक पत्र मुझे लिखा, लेकिन वो मुझे भेज नहीं पाए, उनका निधन एक्सीडेंट में हो गया। मेरे बहुत प्रिय मित्र था। जब वो पत्र मेरे पास आया तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। दोस्त की परिभाषा से वो पत्र शुरू हुआ था और अंत में लिखा था कि दुनिया सदैव पुकार मचाएगी नूतनता, एक आश्चर्यवाचक चिन्ह, नूतनता दो आश्चर्यवाचक चिन्ह, नूतनता तीन आश्चर्यवाचक चिन्ह। तब समझ में नहीं आता था 80-81 की बात है, लेकिन ये नूतनता का भूत हमें किस रास्ते पर ले जाएगा, ये वास्तव में आज समझ में आता है। हम किसी का भी विरोध करते हैं तो हमें नया व्यक्ति चाहिए, उस नए से आगे क्या परिणाम आएगा इसकी हमें कोई चिंता नहीं। और इस पत्र में एक बात लिखी थी, पुराने खत पढ़ने का मजा यह है कि जवाब नहीं देने पड़ते। और इसलिए मुझे लगता नहीं कि हर बातों का जवाब होता है, कुछ बातों का जवाब समय देता है, कुछ बातों का जवाब इतिहास लिखता है। उसमें कई बार लगता है कि हम मौन रह गए तो हमने अपराध किया, हम बोल गए तो हमने गलती की, अफसोस होता है। मैं ऐसे नहीं मानता। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वावसी जी हैं, वो सतत परिक्रमा करते रहते थे, नर्मदा जल लेते थे, जीवन पूरा किया। एक बार उन्होंने मुझसे, मैंने अपनी वेदना बताई कि आपने मुझे कहां फंसा दिया। राजनीति में ये आसान नहीं है कि हर किसी को आप खुश कर सकते हो। तो उन्होंने जो बात मुझे कही कि राजनीति तुम क्या समझते हो कि लोगों को खुश करने की चीज है, तो उन्होंने कहा, उनकी वाणी है कि राजनीति में अगर व्यापार हुआ तो फिर परोपकार नहीं हो सकता, राजनीति में अगर व्यवहार हुआ तो फिर न्याय नहीं हो सकता। मैं उस यात्रा का वाहक हूं, उस यात्रा का प्रतीक हूं। और इसलिए हम जब सब तरफ देखते हैं तो विश्वास का संकट सब तरफ है। आज एक पत्रकार के नाते आपको जो खामियां दिखती हैं आप कह रहे हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन आप 11 साल पहले की राजनीति को देखिए, जब राजनीति पर विश्वास का संकट था, किसी नेता पर लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। क्या ये सच्चाई नहीं है? भारतीय लोकतंत्र का सबसे घिनौना चेहरा आज से 2014 के पहले के वो 3 साल मैं सद्य अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में रहा हूं। जिस उम्र में लोग खेलते हैं और बाकी चीजें करते हैं, उसमें मैं लोकसभा का सांसद बन गया था। तो ये मेरा अहंकार नहीं हो सकता। मैंने सद्य अटल बिहारी वाजपेयी की अभी जन्म शताब्दी चल रही है, मैंने उनका अनुभव देखा है, उनसे मैंने सीखा है संसद में हमारा आचरण क्या होना चाहिए, हमें बाकी जगह पर क्या करना चाहिए। हम एक दूसरे को उपदेश नहीं दे सकते। अगर हम उंगली उठाएंगे तो हमको अपनी तरफ भी उंगली उठानी पड़ेगी। विश्वास का संकट अगर पत्रकारिता के सामने है तो विश्वास का संकट हमारे सामने भी है। लेकिन ये सच्चाई है कि विश्वास का संकट है। जब मैं मजदूरों के बीच में काम करता था तो मैंने एडिटर्स के अलावा पहली बार ग्वालियर में संपादकों की, अगर किसी ने सबसे बेहतरीन कोई संवाद हुआ है तो कहते वो मेरा हुआ है। तो उस समय मैं एक अखबार के खिलाफ, नाम मुझे नहीं लेना चाहिए मर्यादा के कारण, तो मैंने कहा कि आप संपादक हो, क्या आप संपादक के अपने अस्तित्व को बचा पा रहे हैं? तब मैंने सामाजिक सुरक्षा की बात की थी कि हम आपको श्रमिक तो नहीं कह सकते, नैतिक बौद्धिक श्रमिक तो हम हैं। हमारी सामाजिक सुरक्षा के बारे में हमें सोचना होगा। हमारा प्रोफेशन नहीं है पत्रकारिता। हम अपनी मर्जी से आए। मैं राजनीति में किसी के कृपा पर नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। मैंने जब अपना रास्ता चुना था, जब मैं छात्र नेता था, मेरे पिताजी कांग्रेसी नहीं थे, मेरे दादाजी सोशलिस्ट थे, लेकिन वो एक पार्षद का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे थे, वो उन्हें वोट देने के लिए नहीं आया था, जबकि मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरी उम्र उस समय 20 साल थी। आपको जीवन में फैसले करने पड़ते हैं कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। पिता के बीच में और विचार के बीच में, जबकि उस समय कोई हमारी रास्ता तय नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था। तब हम छात्र राजनीति में थे, जेल में जाते थे, सरकार से लड़ रहे थे। तब हमें लगता था कि नहीं, हमें कोई अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आज अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो मैं सामाजिक सुरक्षा की बात तो मैं करता ही हूं। पत्रकारिता सदैव संघर्ष करती रही है। ऐसा कोई कालखंड नहीं है जहां पर पत्रकारिता ने संघर्ष ना किया हो, क्योंकि आपकी नियति ही ये है। जिसके खिलाफ आपको लिखना है वो सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति है। आप सिर्फ सत्ता मत कहिए, आप हर ताकतवर आदमी के खिलाफ करते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो शत्रुता भी वैसे ही होगी। मैं शराब के खिलाफ रखता था। मैं आपको अपनी एक घटना बताता हूं, भाव को वो घटना स्मरण में आएगी। मैं नया सांसद बना था। एक बंधु मेरे पास आए, शिवनी का सांसद बना था मैं। वहाँ एक डिस्टिलरी चलती थी, तो उन्होंने कहा कि ये नकली शराब बनती है, ये फलाना होता है। और एक वास्तव में नकली शराब का सैंपल भी था और वो एक कोर्ट में पड़ा हुआ था। अब मैंने जब उसको देखा तो उन्होंने कहा साहब मोलासिस से शराब बनती है। आपके लिए भी ये आश्चर्य की बात होगी। और जो उन्होंने कहा कि रिसर्च करना चाहिए, तो मैंने विधानसभा के कागज निकाले। इस राज्य में महुए से शराब बनने का प्रावधान है नीति के तौर पर। उस महुए की जगह पर मोलासिस कब आ गया, कभी विधानसभा के पटल पर वो बात आई नहीं, वो कागज में बदल गया। लेकिन इससे भी और खतरनाक बात सुनिए कि महाराष्ट्र उन दिनों मोलासिस एक्सपोर्ट नहीं करता था। ए ग्रेड का मोलासिस महाराष्ट्र सरकार एक्सपोर्ट नहीं करती है। बी ग्रेड का मोलासिस एक्सपोर्ट करती है, सी ग्रेड का करती है जो जहरीला होता है। बी ग्रेड से बनने वाली शराब जहरीली होती है। और आप मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि यहां पर जो मोलासिस आता है वो बी ग्रेड का मोलासिस ऑन पेपर आता है। और जो आर्गुमेंट मुझे दिया जा रहा था कि हम ए ग्रेड का लाते हैं लेकिन कागज में बी ग्रेड लिखवाते हैं। दुनिया में होता है कि बी ग्रेड का लाते हैं और ए ग्रेड का लिखवाते हैं। यहां कागज में बी ग्रेड है और ए ग्रेड का लाते हैं, ऐसा कहा गया है। मेरा भाषण हुआ कि मैंने कहा अगर ऐसी शराबें बनेगी तो 1/3 लोग अंधे होंगे और 1/3 लोग मरेंगे तो 2/4 लोग अंधे होंगे। तो दुर्भाग्यता कुछ साल में देश के 5 राज्यों में ऐसी घटनाएं घटी। उसमें गुजरात था, आंध्र था, जहां पर जहरीली शराब से लोग मरे और आंकड़ा वही निकला जो मैंने कहा था। मैंने दुनिया के चेको शराबिया के उस इतिहास को पढ़ा कि कब कब शराब के बारे में विरोध हुआ। आप ऐसे मुद्दे नहीं उठा सकते हो, सती नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगा कि नहीं, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए।
तो वो बंधु आए कि मैंने तो आपको इसलिए थोड़ी कहा था, मैं तो सोचा था महीना तय हो जाएगा, आपने तो झगड़ा कर लिया, हम आपके साथ नहीं है। तो मैंने कहा आप मत रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में वो डिस्टिलरी बंद हुई। लेकिन कब मैं चुनाव हार गया, जब मैं चुनाव हारा तो चुनाव हारने के पीछे बैठक हुई, उसमें शराब की लाबी बैठी। मैंने उसी समय कुरियन साहब जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन होते थे, उनके खिलाफ जब वो मुंबई में धारा तेल का उनके पास में एजेंसी थी, तो मैंने कहा जब क्वेश्चन लगाते थे पार्लियामेंट में, तो जब क्वेश्चन लगाए डेयरी के बारे में तो वो कहते थे कि ये तो हमारा काम नहीं है, वो तो धारा तेल वाणिज्य मंत्रालय में जाता है। जब उसका लगाए तो वो कहें डेयरी डेवलपमेंट तो हमें बोर्ड हमारे में नहीं आता, वो तो पशुपालन में जाता। वो कभी एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि मुझे उस स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बना दिया जिसमें फूड एंड सप्लाई का होता है। तो ये सारे लोग बैठकर ने तय किया कि इस लड़के को चुनाव हराना है। अगला चीजें खड़ी होती हैं, लेकिन अगर आपका रास्ता ठीक है और आपको इस बात की परवाह नहीं है परिणाम की, तो मुझे लगता है कि सिद्धांत पर चलना लगता जरूर कठिन है, लेकिन हम बेहतर काम करने के लिए जरूरी है कि हम अपना रास्ता तय करें। लेकिन एक बात सही है कि जब मेरी शादी हो गई, पहले तो मैंने शादी की नहीं थी, तो मुन्नी भैया हमारे एक बैतूल से सांसद होते थे, तो उन्होंने मेरे बच्चों के नाम पर पीएफ के फार्म भराए कि तुम तो कुछ करोगे नहीं, ये बाद में दुर्गत और होगी। है मेरी भी प्रार्थना है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन खड़े होने की जमीन 2 गज की जरूर चाहिए, जहां से कोई हमको बेदखल नहीं कर सके। मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं जहां पैदा हुआ गोटेगांव में, अगर गोटेगांव के लोग मेरी साथ खड़े ना होते तो शायद जीवन भी नहीं होता और आगे की यात्रा भी नहीं होती। लेकिन उन सबका इतना कमिटमेंट था कि कोई सरकार प्रहलाद पटेल को छू नहीं सकती थी, वहां कोई पार्टी नहीं थी। वो कस्बा पूरी तरह से ये मानता था कि ये हमारा बेटा है, इसके साथ खड़ा होना है। तो ये जो भरोसा होता है, ये विश्वास जीतने की बात होती है, विश्वास बनाने की बात होती है। हमारा रास्ता विश्वास जीतने का रास्ता है, हमारा रास्ता विश्वास बनाने का रास्ता है। और जब विश्वास का संकट हो तो उसके सामने खड़े होने का अवसर है। हम उस प्रजाति के लोग हैं, और इसलिए मैं अपने आराध्य परम पूज्य श्री बाबा जी की इन वाणियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, जो शायद आपको बहुत सारी बातों का जवाब दे देगी। उनने मुझसे, जब मैं एक समय तमाम लोगों से लड़ रहा था, उसमें सत्ता का संघर्ष भी था, उसमें धर्माचार्यों के खिलाफ भी मैं लड़ रहा था, मेरी पार्टी भी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन मैं उस समय अपने चंद लोगों के साथ वो लड़ाई लड़ रहा था। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि लिख, सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। ये पहला सूत्र था जब मैंने लड़ाई में शुरुआत की। मध्यांतर में विस्तार में नहीं जाता, फिर बीच में एक कालखंड आया जब 70 तरफ निराशा थी। मैं एसपी सीबीआई के पास गया और मेरा जो बयान है आप पढ़ेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है। तब उन्होंने कहा, लिख, सत्य प्रस्तुति के लिए है, स्तुति के लिए नहीं है। और आखिरी में जब मैं निराश होने लगा तो परिणाम आने वाला था न्यायालय से, तो उन्हें कान पकड़ कर एक शपथ लगाया। इस बार मैंने उनके गुरु पूर्णिमा पर अपने लेख में उसका उल्लेख किया है। उन नसीबचों के बीच से मेरा कान पकड़ा, 2 शपथ लगाए। तो कुछ कान में मुझे कहा, तो बाद में कहा कि लिख, सत्य को प्रमाण की नहीं परिणाम की आवश्यकता है। मुझे लगता है जीवन में हम जिस रास्ते पर चलते हैं, अगर हमारा रास्ता सत्य का रास्ता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई संकट है। हमारे जीवन की जरूरतें वो जरूर सीमित होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आडंबर ही हमें संकट में डालता है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, मुझे पता है जीने के लिए 2 टिकट चाहिए। इस देश में भिखारी को पैसा लोग भीख देते हैं, 2 रोटी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई संकट है, जीने का संकट नहीं। हमारा जो आडंबर है वो हमें तकलीफ देता है। इसलिए राजनीति में कौन कैसे चलता है, तो मैं तो उनके आदेश से आया हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि समझौता नहीं करना चाहिए। गलतियां कहीं भी होंगी वो गलतियां हैं, गिरावट कहीं भी होगी वो गिरावट है, और इसलिए गिरावट सब दूर है। और इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों का अभिनंदन करता हूं मैं, जो अपनी धारा के साथ, अपने पथ और संकल्प के साथ रास्ते पर अडिग हैं
मैं उन्हें नमन करता हूं। और आप उन तमाम सत्यवादी लोगों के लिए जो बिना किसी लालच के किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, उन्हें सुरक्षा दे, सुरक्षा का कवच दे। कृपा से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। मैं नक्सलवादियों की लिस्ट में कर्मा से ऊपर था, बाकी सारे लोग मर गए, नीचे वाले मर गए, लेकिन मैं जिंदा हूं। तो मैं हमेशा कहता था कि मृत्यु अगर उनके हाथ में है तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मणिपुर गया, मेरे पास सुरक्षा नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद भी मैं जिंदा हूं। तब भी मैं ये बात कहता था, अगर इनके हाथों मरना तय है तो कोई मुझे दुनिया की ताकत मुझे रोक यहाँ से वापस नहीं ला सकती। और इनके हाथ से अगर नहीं मरना है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो कुछ चीजें नियति ने लिख दी हैं, उसकी बहुत परवाह करने की जरूरत नहीं है। जो घटना है वो घटेगा, लेकिन अनहोनी ना हो। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था, होनी और अनहोनी का फर्क समझ लो। कृपा सिर्फ यही नहीं होती, इतनी ही दिखती है कि यदि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट आपके जीवन में आना है और आप मर जाएं, ये अनहोनी है। लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट हो और आसानी से निकल जाए, ये होनी है। होनी तो होगी, लेकिन अनहोनी ना हो, इस बात के लिए जरूर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कर्म में लगे हुए तमाम मित्रों को ये अभय मिले। और उस अभय के लिए हमें कुछ अच्छा करना होता है, ईश्वर वो सामर्थ्य आपको दे। छोटू भाई ने यहाँ पर बुलाया, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल कार्यक्रम की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। और प्रेरक उद्बोधन के पश्चात मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 15 से 30 जुलाई तक जागरूकता अभियान नशा मुक्ति का चलाया जा रहा है। उसकी शपथ आप यहाँ उपस्थित सारे गणमान्यों को दिलाए। आदरणीय मंत्री जी, मेरे बंगले पे टांग दिया था उसने बोर्ड यार, शराब वाले ने। मैंने कहा, मैंने यार उनका तो शर्म कर हमें दे भैया, चश्मा दे दे। नहीं मगर ये क्या करेंगे? नहीं ये तो बोलेंगे। ये क्या करेंगे जब पीते होंगे? एक शपथ लेनी है और शपथ सोच समझ कर लेनी है। अब मुझे नहीं मालूम था कि मुझसे शपथ दिलाई जाएगी, नहीं तो वो आसमानी की घटना का उल्लेख नहीं करता है। शुरू कर सकते हैं? मैं शपथ लेता हूं कि मैं न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले धार मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं शपथ लेता हूं कि अपने जिले धार मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। अच्छा, तुमने करा होगा।